नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है साउंड वेव्स। अगर आप देखेंगे कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है और इसका कितना इम्पॉर्टेंस रहा है, तो देखिए एक तरफ से अगर आप इस टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक बहुत टफ है। थोड़ा सा टफ क्यों है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग को खोजता है और एग्ज़ाम्स में साउंड वेव से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ये हरियाणा सिविल सर्विस जो अभी 2022 में हुआ है, ये उसका प्रश्न पत्र है। आप इसको देख सकते हैं, ये प्रश्न कितना खूबसूरत है। Until or unless you have the conceptual understanding of the thing, you will not be in position to answer this question, है ना। क्योंकि फिर भी अगर आप बहुत भी एलिमिनेट करेंगे तो 50-50 पर आकर रुक जाएंगे एंड यू कैन नॉट अराइव एट द राइट आंसर। यू विल हैव टू टेक अ रिस्क। नाउ द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू डिकोड इट आराम से। हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहले जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा जो डायरेक्टली उन्हें ध्यान रखना होगा। पीसीएस का एग्जाम है, कुछ ध्यान रखना होगा। पर इसमें कुछ इंजीनियर भाई लोग हैं, वो तो परेशान हो जाएगा। वो तो बोलेगा कि हमको तो याद होता नहीं है। तो भाई हम भी आप ही के कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए हम डेराइवेशन लास्ट में लेकर आएंगे। सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर वी विल हैव द फैक्ट्स विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जनरल स्टडीज पर्पस, और नेक्स्ट हाफ में हम लोग कुछ डेरिवेशंस देखेंगे अगर टाइम परमिट करता है तो, और हम लोग ऐसे करेंगे। मेरा नाम रोहित है, और अगर आप कुछ मेल करना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो फील फ्री टू शूट अ मेल एंड विल मेक अ वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। अब लेट अस स्टार्ट। एक आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा कि साउंड को मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डेसिबल। It is the unit named in the honor of Alexander Graham Bell, Bell Leonardo, Decibel Sunak, Decibel Lawrence और none or more than one। तो आपके पास विकल्प हैं ही। Let us start। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे खूब अच्छे से चीज़ों को समझेंगे दोस्त, है ना, कि कैसे क्या होता है। देखिए जो साउंड वेव है, ये साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ इट्स प्रोडक्शन हैपन्स, मतलब साउंड वेव आखिर में आता कैसे है। साउंड वेव वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अभी हम लोग एक वीडियो को देखेंगे, पर यहाँ पर एक फील करते चलते हैं कि एग्जाम में आपको आसान रहेगा, है ना। प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि साउंड वेव मूव कैसे करता है, इसका मूवमेंट कैसे होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि साउंड वेव सॉलिड और लिक्विड और गैस में कैसे मूव करता है। तो अगर आप साउंड का मूवमेंट देखेंगे तो पार्टिकल के डिस्टर्बेंस जैसे मूव करता है वैसे ही ये मूव करता है। डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल है ये, ठीक है। डिस्टर्बेंस जैसे मूव करता है वैसे मूव करता है डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स। अभी एक वीडियो देखेंगे तो सब चीज़ क्लियर होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो मूवमेंट होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड एज द रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। क्या बला है, एकदम परेशान नहीं होना है, एक एक चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। बस अपना थोड़ा सा नोट्स बनते चले क्योंकि लास्ट में रिविजन के समय आपको जरूरत पड़ेगा। रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के थ्रू मूव करता है। एक और फैक्ट यहां पर बताते चलना बहुत जरूरी है कि लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल करता है, मतलब जहां पे एयर नहीं है, लाइट बिना मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है, पर साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं करता है, ठीक है। कैसे कैसे नहीं कर रहा सब देखेंगे, परेशान मत रहो। साउंड का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द सॉलिड इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द लिक्विड एंड दिस इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस, ठीक है। वैक्यूम में तो ट्रेवल करेगा नहीं। सॉलिड मतलब स्टील मान लीजिए, लिक्विड मतलब पानी मान लीजिए, और गैस मतलब गैस है। अभी भी आप लोग कुछ लोग परेशान होंगे कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। ऐसा मेरे दोस्त इसलिए होता है कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है इलास्टिसिटी। क्या है उतना ध्यान नहीं देना है, पर मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड में इतना आपको पता है कि मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और गैस में बहुत ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अभी हमने बताया कि जो साउंड का मूवमेंट होता है, जो प्रोपोगेशन होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल से होता है। अगर आप बताओ एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों आपस में थोड़े दूर पर खड़े हैं, तो आप ये बोलेंगे कि यार लड़के से बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। पर एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि यार इससे मिलकर बहुत अच्छा फील हुआ, वार्मथ आप महसूस करते हैं, है ना। और जब दूर रहते हैं तो आप उसका वाइब्स को
महसूस करते हैं। जब दो सॉलिड आपस में होता है तो ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस बहुत आसानी से होता है, बहुत फास्ट होता है। जब लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो ट्रांसफर में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग लेमैन भाषा में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग इन टेक्निकल टर्म्स। गैस में तो बहुत ही रैंडमली दूर होते हैं, रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस में ज़्यादा वक्त लगता है और ज़्यादा दूरी होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि वेलोसिटी इन द सॉलिड जो है ज़्यादा है लिक्विड के तुलना में, गैस के तुलना में। और अगर बहुत टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो उस टेक्निकल टर्म का नाम है इलास्टिसिटी। उसके चलते सॉलिड की इलास्टिसिटी ज़्यादा है लिक्विड की इलास्टिसिटी की तुलना में, गैस की इलास्टिसिटी की तुलना में, इसीलिए ज़्यादा प्रोपोगेशन होता है। पर लेमैन वर्ड में समझने के लिए ये ज़्यादा अच्छा हम लोग का टेक्निक रहेगा। अब देखो, हम लोग एक वीडियो को देखेंगे और उसके बाद फिर आगे की बात को करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अभी जो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की हम बात किए, पहले एक थोड़ा सा आपको डिस्कशन दे देते हैं। ये एक फॉर्क है, जो फॉर्क होता है, आपने उसको वाइब्रेट किया, ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया, तो आप देखिए कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ये फिर इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, और फिर अपने वापस रिटर्न कर रहा है, जो इलास्टिसिटी बोल रहे हैं, रबर की तरह। देखिए, रबर के केस में क्या होता है कि आपने ट्रांसफ़र किया, उसको खींचा और फिर वो वापस चला जाता है, इलास्टिसिटी होता है। पर जैसे छोड़ेगा तो फिर आप देखिए ये वाला जो एरिया है, ये रेयरफैक्शन का एरिया है, और फिर कंप्रेशन का एरिया हो रहा है, फिर रेयरफैक्शन का एरिया हो रहा है। हम अभी बता रहे होंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए आप, लेकिन हमको बताना तो है, हम लोग अभी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ये वाला जो एरिया है, ये कंप्रेशन का एरिया है, साउंड ऐसे ही ट्रेवल करता है। फिर आप ये देखिए कि ढीला वाला एरिया है, रेयरफैक्शन का एरिया है, फिर कंप्रेशन का एरिया है, और फिर रेयरफैक्शन का एरिया है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना। ध्यान से वीडियो को देखेंगे आप, है ना। क्या होता है, चलिए पता लगाते हैं। हम जानते हैं कि साउंड वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती है। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो माध्यम के आसपास के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेशन में सेट कर देता है। इस प्रोसेस में सोर्स के सबसे नजदीकी पार्टिकल्स अपने मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। वो उनके आसपास वाले पार्टिकल्स से टकराने लग जाते हैं। अब ये पास वाले पार्टिकल्स भी अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। वो अपने बगल के पार्टिकल्स के साथ, देखो ये रेयरफैक्शन हो गया। ये प्रोसेस माध्यम में तब तक चलता रहता है जब तक साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है। एकदम ध्यान से देखिए, देखते हैं कि हम माध्यम में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। साउंड इस तरह से माध्यम से होकर ट्रैवल करती है। हम देख सकते हैं कि माध्यम के पार्टिकल्स सोर्स से मनुष्य के कान तक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ये सोर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई डिस्टर्बेंस है जो माध्यम में ट्रैवल कर रही है। पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से केवल ऑसिलेट कर रहे हैं। माध्यम में वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा किए गए डिस्टर्बेंस को हम एक साउंड वेव कहते हैं। ये डिस्टर्बेंस कैसी दिखती है, चलिए इसे एक ट्यूनिंग फोक की मदद से पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त कि जो ट्रांसफ़र हुआ वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। आप देखेंगे कि ये बगल वाले मॉलिक्यूल बहुत करीब आ गए, दिस इज कॉल्ड एज द कंप्रेशन। जब ये वापस आए तो बगल में बहुत स्पेस बच गया, जो बगल में जो स्पेस बच गया इसी को आप कहते हैं रेयरफैक्शन। उस वीडियो के मार्फत से आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए कि हमने इसका प्लॉटिंग किया, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है दोस्त, ये वाला एरिया आपका है कंप्रेशन, ये वाला एरिया क्या है, रेयरफैक्शन। जब आप इसको प्लॉट करते हैं, जब ग्राफ पर आपने इसको प्लॉट किया तो आप देखें कि एक साइनोसॉइडल वेव के रूप में आकृति लेता है, और जो आकृति लेता है तो आप देखिए कि ये वाला जो कंप्रेशन वाला पार्ट है ये पीक वाला पार्ट है, जो रेयरफैक्शन वाला पार्ट है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं वो आपका जो ये वाला पार्ट है। तो कंप्रेशन वाला पार्ट जो है पीक पर है और रेयरफैक्शन वाला पार्ट जो है ये वैली का स्थान लिए हुए है। मुझे लगता है कि मैं समझाने में सफल रहा कि उस वीडियो के मार्फत। बाकी आप देखिए, कंप्रेशन वाला पीक पे रहेगा, रेयरफैक्शन वाला वैली को रहेगा, और ये जो हाइट आप देख रहे हैं इसको आप मेरे दोस्त कहते हो एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। इसकी बहुत हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में। दो वेवलेंथ जहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट करता है इसको आप कहते हैं वेवलेंथ। और एक चीज़ याद रखिएगा, हर एलिमेंट का, हर मॉलिक्यूल का, मतलब हर चीज़ का फ्रीक्वेंसी अपना एक यूनिक होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपका हर व्यक्ति का वोकल कॉर्ड जो होता है वो एक फ्रीक्वेंसी निकालता है, वोकल कॉर्ड को ही आप लैरिंग्स बोलते हैं। तो हर आदमी का जो आवाज़ है वो अलग है क्योंकि वोकल कॉर्ड का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। हर सब्सटेंस का एक अलग फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी जो है मीडियम को लेकर चेंज नहीं करता है। आप याद रखेंगे, मीडियम से फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। आइदर लाइट के केस में भी इंडिपेंडेंट है और
साउंड के केस में भी इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होगा, और एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब हम लोग दो तीन चीज़ को देखिए कि फ्रीक्वेंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर अभी हम लोग थोड़ा सा देखना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और हम लोग एनालाइज करते हैं। वही हमने लिखा फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। देखो जो 20 mm जो वैल्यू है, आप ये देखते हैं कि जो वोकल कॉर्ड का लेंथ होता है, वोकल कॉर्ड का लेंथ मेन में 20 mm है, महिला में वोकल कॉर्ड का जो लेंथ है वो फीमेल में 15 mm है। और जो फ्रीक्वेंसी की अभी हमने बात की, जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ये किसी चीज़ के पिच को डिटरमाइन करता है। पिच मतलब क्या हुआ, मत समझो। ये जो एम्पलीट्यूड है ये किसी भी चीज़ के लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। क्या होता है लाउडनेस और आप श्रिलनेस, पिच। एम्पलीट्यूड लाउडनेस को डिटरमाइन करेगा, फ्रीक्वेंसी जो है उसके पिच को डिटरमाइन करेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। पिच मतलब क्या होता है, तीखापन, श्रिलनेस। अगर आप एक लड़की की आवाज़ देखेंगे एक मर्द की तुलना में, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा तीखा है, ज़्यादा श्रिलनेस है। अभी भी समझ में आपको नहीं आया होगा। देखिए, एक लायन को लीजिए और एक बर्ड को लीजिए। आप जंगल में हैं और जंगल बहुत शांत है। जब लायन रोर करेगा, जब लायन गर्जन करेगा, तो लायन की आवाज़ लाउड है कि श्रिल है? आप देखेंगे कि लायन की आवाज़ लाउड है। अगर बर्ड जो चर्प करती है तो बर्ड की आवाज़ लाउड है कि श्रिलनेस है, पिच उसका हाई है? तो आप देखेंगे कि बर्ड की जो है पिच बहुत हाई है। इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है बर्ड, उसकी फ्रीक्वेंसी, जो वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। जबकि जब लायन की आप बात करते हैं तो लायन की आवाज़ जो है उसमें गर्जन होती है, उसमें ताकत होती है, उसमें लाउडनेस होती है। और जो लाउडनेस डिपेंड जो करता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। जो आपने वेव का प्लॉटिंग किया उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। और आपको बताते चले कि अगर एग्जैक्ट आप रिलेशन निकालना चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड 2 मीटर का है और उस समय जो लाउडनेस है, लाउडनेस को आप क्या चीज़ में मेजर करते हैं मेरे दोस्त? लाउडनेस को आप डेसिबल में मेजर करते हैं। जो अभी आपको हमने ऊपर क्वेश्चन बोला उसको डेसिबल में मेजर करते हैं। और इसी एम्पलीट्यूड को अभी भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ, उसको मैथमेटिकल डेरिवेशन साइंटिस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है यही इंटेंसिटी का रूप में बाद में ले लेगा। और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है दोनों में एक संबंध है, और ये जो दोनों संबंध है यही लाउडनेस को डिटरमाइन करेगा। हम दोनों संबंध को देखेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों संबंध से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम आपको बताते चले कि जो एम्पलीट्यूड है, अगर मानते हैं कोई चीज़ का एम्पलीट्यूड 2 है और उस समय 10 डेसिबल का वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, उसका लाउडनेस 10 डेसिबल था। अब मैं बोलता हूँ कि एम्पलीट्यूड जो है ये 2 गुना हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड 4 हो गया। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि कितना डेसिबल कर रहा होगा। तो हमने आपको बताया कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब कि लाउडनेस L1 बाई अगर आप L2 करेंगे तो दिस विल बी A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, L1 कितना है? 10 डेसिबल है। L2 कितना है? L2 रखो। पहला में A1 आपका 2 है, आपने दूसरा में बोला कि मैंने उसके एम्पलीट्यूड को 4 कर दिया, तो 2/4 का स्क्वायर करो मेरे दोस्त। तो 1/2, 2 दूनी के 4, 1/2 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हो गया कि 10 बटे में L2 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब कि जो L2 है वो 40 गुना हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न के लिए भी तैयार रहो, और भी हम लोग अभी उसका इंटेंसिटी से रिलेट करेंगे। साइंटिस्ट को कहा कि जो एम्पलीट्यूड है वही इंटेंसिटी से रिलेट करता है, और उसका भी हम लोग एक फार्मूला देखेंगे। पर अभी चूंकि फ्रीक्वेंसी की बात हुई, आवृत्ति की बात हुई और एम्पलीट्यूड की बात हुई, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत बताना जरूरी हो जाता है कि जो टेलीविज़न आप देखते हैं उस टेलीविज़न में आप ये पाएंगे कि उस टेलीविज़न में आपको क्या क्या मिलता है? साउंड भी मिलता है और पिक्चर भी मिलती है। पर जो साउंड और पिक्चर निकलता है वो कैसे आपके पास ट्रांसमिट होता है? जो साउंड होता है उसमें एम्पलीट्यूड का भी मॉड्यूलेशन होता है और आवृत्ति का भी मॉड्यूलेशन होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी का भी मॉड्यूलेशन है और आवृत्ति का भी मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है? चेंज करना होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन में क्या मॉड्यूलेशन होता है। आप अगर रेडियो सुनते हैं, आप कार में बैठे हैं, तो आप क्या बजाते हैं? FM बजाते हैं। FM में क्या आता है? साउंड आता है। पर टीवी में तो साउंड भी आना है और पिक्चर भी आना है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, कि जो टीवी में आवाज़ आती है वो साउंड जो होता है वो
जो साउंड होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। मॉड्यूलेशन मतलब चेंज, अभी बताएंगे क्या होता है। और जो पिक्चर होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है। याद करना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए मुश्किल नहीं होगा कि जब आप एफएम सुनते हैं तो एफएम में साउंड ही मॉड्यूलेटेड होता है, क्योंकि एफएम में अगर आप एएम और एफएम दोनों होता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, पर एफएम में आवाज़ क्लियर होता है। तो उससे याद रखिएगा कि टीवी के केस में जो साउंड आती है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है और जो पिक्चर आती है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होती है। पर जो इंजीनियर लोग हैं वो परेशान हैं, वो बोले कि भाई आप पूरा अच्छे से नहीं बताया, आप डंडी मार के चले गए। हम डंडी नहीं, हमको पता है यार, ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है। मानते हैं कि आपने एक फ्रीक्वेंसी निकाला, आपने इस फ्रीक्वेंसी पर आप साउंड को भेज रहे हैं या पिक्चर को भेज रहे हैं, पर यहाँ पे हॉर्न बज रहा है, ट्रक का आवाज़ आ रहा है, मिल चल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, उसका भी एक फ्रीक्वेंसी आ रहा है, उसका भी एक फ्रीक्वेंसी है। आप जब इस फ्रीक्वेंसी को भेजेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी नॉइज़ के साथ क्लब हो जाएगा, और जब नॉइज़ के साथ क्लब हो जाएगा मेरे दोस्त, तो पिक्चर का क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहेगा, साउंड का क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि हमने एक कैरियर वेव बना लिया और उस कैरियर वेव पे इसको हम लोग बैठा देंगे और ये फिर उस पर ट्रेवल करेगा, और बाद में हमने एक डीमॉड्यूलेटर लगा दिया और ये जो डीमॉड्यूलेटर है, ये जो कैरियर वेव है, इसको छान देगा और इसको हटा देगा और जो मेरा मेन वेव है उसको भेज देगा। तो इस प्रोसेस के दरमियान क्या हो जाता है कि नॉइज़ का कैंसिलेशन हो जाता है। और इतना याद करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं होता है कि क्या मॉड्यूलेशन है, बस याद रखिएगा कि जो साउंड के केस में क्या मॉड्यूलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेंगे, और जो पिक्चर आता है टीवी में उसमें हम एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करेंगे। पीसीएस की तैयारी है तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मॉड्यूलेशन बताएंगे तो आधा घंटा हमको लग जाएगा और मेरा समय बर्बाद होगा। अब 2-3 चीज़ को और आप ध्यान से देखिए दोस्त। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपने अभी बताया कि 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक फ्रीक्वेंसी जो कि उसके पिच को डिटरमाइन करता है, दूसरा आपने एम्पलीट्यूड की बात की, और एम्पलीट्यूड क्या है, उसके लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। पर हमने ऐसा किया कि एक ऐसा हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया कि इसका एक फ्रीक्वेंसी F1 होगा और इसका जो एम्पलीट्यूड A1 होगा। हम इसको एकदम कॉपी करके एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दिए। हमने इसका भी फ्रीक्वेंसी को F1 कर दिया, बना तो सकते हैं लैब में, और इसके एम्पलीट्यूड को A1 कर दिया, और यहाँ पर एक रिसीवर है जो आवाज़ को सुन रहा है। मेरे दोस्त ये बताओ कि विल ही बी इन पोजीशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? ये तो दोनों लैब कर रहा है। यस, ही विल बी इन पोजीशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू इंस्ट्रूमेंट। पर कैसे? देयर इज अनदर क्वालिटी व्हिच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द टू थिंग्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड इज सेम। व्हेन यू ट्राई टू मेक द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी सेम, when I am saying that we are making the amplitude same, it means we are saying that the loudness is becoming the same. When we are saying that the frequency is the same, it means we are saying that कि उसका पिच सेम है, उसका स्ट्रिलनेस सेम है, फिर भी डिस्टिंग्विश कर लेगा। क्यों? उसका एक वर्ड है इंस्ट्रूमेंट के केस में, उसको आप कहते हैं टोन कलर। ठीक है, वो जो चेहरा का टोन कलर नहीं, इसी टोन को आप कहते हैं टोन क्वालिटी। और ये इनहेरेंट चीज़ है, और जो फैशनेबल लोग हैं, जो ज़्यादा लोग हैं, जो बोलता है कि यार इस इंस्ट्रूमेंट का मेलोडी बहुत अच्छा था, और इसी चीज़ को आप कहते हैं टिम्ब्रे। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, फिर भी 2 इंस्ट्रूमेंट को उसके आप मेलोडी पर, उसके टोन कलर पर, टोन इंटेंसिटी पर, उसके टिम्ब्रे पर आप उसको डिटरमाइन कर लेंगे। अभी भी आपको फील नहीं आया होगा, आप जाकर कोक स्टूडियो में जाइए। कोक स्टूडियो में जाकर तुम देखोगे यार कि उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। इतना भयंकर यूट्यूब पर कोक स्टूडियो टाइप करिएगा, 5000 इंस्ट्रूमेंट है, बट फिर भी यू विल बी इन पोजीशन टू मेक अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन कि कौन सा सितार का है, कौन सा वायोलिन का है, कौन सा हारमोनियम का है, कौन सा ताल का है, सिम्बल्स का है, और कौन सा संतूर का है। ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट यू विल बी वेरी क्लियर कि किसकी आवाज क्या आ रही है। व्हाई इट इज हैपनिंग सो? देयर मस्ट बी द ओवरलैप ऑफ द एम्पलीट्यूड, देयर मस्ट बी सम इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर विल बी द ओवरलैप ऑफ द एम्पलीट्यूड or the frequency, but the point is the instrument is having a different tone color. Each and every instrument is having the inherent tone color, inherent tone quality, which is called as the timbre. तो timbre जो है, आप उससे M छूट गया यार, उससे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। एंड दिस कैन बी अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको अगर फंसाना होगा तो ऐसे फंसा सकता है। याद रखिए कि साउंड का क्वेश्चन जो है वो टफ बन सकता है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अब देखो, अभी हमने आपको बताया कि जो लाउडनेस होता है मेरे भाई, लाउडनेस किस चीज़ पर निर्भर करता है? लाउडनेस के बारे में हमने आपको बताया कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है और एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बारे में निर्भर करता है। इसका और मैथमेटिकल डिडक्शंस किए और हम लोग पाए कि जो इंटेंसिटी जो है यही डेसिबल है, यही लाउडनेस जो है, इसका एक फार्मूला आया। जब हम लोग डिड्यूस करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि ये चीज़ जो आया वो आया 10
log टू द पावर 10 I/I0। I क्या है? इंटेंसिटी है। आपको I0 की वैल्यू याद रखनी होगी। I0 जो है एक रेफरेंस वैल्यू है। आप कुछ ना कुछ चीज को तो रेफरेंस मानेंगे। उस रेफरेंस की वैल्यू है 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 वाट पर मीटर स्क्वायर। चवन्नी भर का सवाल होगा मेरे दोस्त। 10 ले लो, log 10 ले लो। I कितना है? 10 टू द पावर -9। रेफरेंस आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, 10 टू द पावर -12 है। ठीक है, चवन्नी भर का सवाल है। क्या हो रहा है मेरे भाई? काटो। कितना हो गया? 10 टू द पावर -3। -3 है तो ऊपर चला गया तो +3 हो गया, है ना? आपको इतना पता होगा। ठीक है, या फिर हम इसको और कर देते हैं। इसको आप करिएगा 10 टू द पावर -3, है ना? 10 log 10, अगर नीचे माइनस है ना तो ऊपर ऐसे चला जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए, अगर कोई भी बेस ये और ऐसे है, ठीक है, ये और ये सेम हो जाएगा ना तो ये वाला आगे आ जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको आप कहते हैं a log 10 टू द पावर बेस 10। तो इज इक्वल टू a इंटू, अगर ये और ये दोनों सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। फॉर्मूला है, ऐसे ही आएगा। तो इसको ये और ये सेम हो गया, आगे 10 है वो 10 का 10 रहा। हमने बोला 3 जो है ऊपर उठ के यहाँ आ जाएगा, इंटू 3। इसका मतलब हो गया कि 30 डेसिबल हो गया। इसका मतलब जो साउंड की जो इंटेंसिटी है दोस्त, जो साउंड आपको सुनाई देगा वो 30 डेसिबल का सुनाई देगा, अगर ये उसकी इंटेंसिटी है। अब ध्यान से देखो, हम और आप जो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन का डेसिबल में हम लोग मेजर करते हैं। लाउडनेस इज ऑलवेज मेजर्ड इन द डेसिबल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो जनरल जो हम लोग जो बात करते हैं वो 30 से 60 डेसिबल के बीच में होता है, और यही हम लोग का साउंड है। अगर कोई भी साउंड 65 डेसिबल के ऊपर है, देखो हर किताब अलग अलग देगा, पर हम WHO की वेबसाइट से बता रहे हैं, तो उसको आप नॉइज़ में काउंट करते हैं, तो वो नॉइज़ कर रहा है। हवाई जहाज़ जो जेट एयरप्लेन्स होता है, आप देखें कि लगता है कि कान फाड़ देगा, कान का चदरा उड़ा देगा, तो 140 से 150 डेसिबल पे चलता है, इसलिए वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, बहुत शार्प आवाज़ करता है। आप जब सोते रहते हैं मेरे दोस्त, तो आप देखते हैं कि अलार्म क्लॉक जो है वो कितना डेसिबल पे करता है? 50 डेसिबल पे आवाज़ करता है अलार्म क्लॉक। तो इस तरह से आपका जितने क्वेश्चंस हैं आ गए। अब ध्यान से देखो, हम लोग अब साउंड को उसके फ्रीक्वेंसी पर क्लासिफाई करेंगे, है ना? फ्रीक्वेंसी आपको अभी बताया, आवृत्ति। मतलब आवृत्ति क्या डिटरमाइन कर रहा है? आवृत्ति उसकी किस चीज़ को डिटर्मिनेशन करता है? आवृत्ति उसके श्रिलनेस को, उसके तीखापन को डिटरमाइन करता है। तो आप देखिए कि 20 हर्ज से लेके जो 20 किलो हर्ज तक है, 20 किलो हर्ज मतलब होता है के, मतलब होता है 1000, मतलब 20,000 हर्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, इसको आप मेरे दोस्त क्या कहते हैं? इसको आप ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। मतलब हमको और आपको जो सुनाई देगा उसको आप कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। 20 किलो हर्ज प्लस आप अगर प्लस कर दिए तो इसको आप कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। अगर 20 किलो हर्ज माइनस कर दिए, मतलब 20 हर्ज से माइनस आपने कर दिया, तो इसको आप कहते हैं कि इंफ्रासोनिक साउंड वेव। हम लोग केवल ऑडिबल को सुन सकते हैं मेरे दोस्त, और इस पर पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा है। अब थोड़ा सा हम लोग, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम लोग एक लिस्टिंग बना लेते हैं, क्योंकि लिस्टिंग से क्वेश्चन पूछा है, हरियाणा भी पूछा है और बिहार भी पूछा है कि इंफ्रासोनिक कौन कौन साउंड रिलीज करेगा। जो वोल्केनिज्म में यूजुअली आप देखते हैं कि वोल्केनो जो होता है इंफ्रासोनिक साउंड करता है। अर्थक्वेक वाला भी इंफ्रासोनिक रेंज में आता है। जो मेटियोर्स का मूवमेंट होता है वो भी इंफ्रासोनिक साउंड में आता है। जो आशिक लोग मिजाज के लोग हैं, ये बताओ, जो दिल जो आवाज़ करता है धक 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 धक, पहले तो नालायक आदमी धक धक दिल आवाज़ करता ही नहीं है। आवाज़ जो दिल करता है उसका नाम है लब डब, पर हम लोग को बोलने नहीं आया। मेरे गाँव में एक मेरा भाई है, उसका नाम रखा गया सानू, पर लोग को गांव में बोलने नहीं आया तो उसको सब कर दिया सोनुआ सोनुआ सोनुआ, सानू बोलने ही नहीं आया। तो जो हार्ट आवाज़ करती है उसका आवाज़ है लब डब लब डब, पर हम लोग क्या बोलते हैं कि धक 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 धक, हार्ट जो है धक धकिया रहा है। अरे भाई, कोई धक धकिया नहीं रहा है, वो लब डब करता है आवाज़। और जो हार्ट की आवाज़ होती है वो किस रेंज में फॉल करेगी?
इंफ्रासोनिक साउंड वेव करती है। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर ऑडिबल रेंज में होता तो डॉक्टर ऐसे ही देख लेता, पर डॉक्टर एक मशीन लगाता है, स्टेथोस्कोप लगाता है और फिर वहां से सुनता है, बिकॉज द साउंड इज एन इंफ्रासोनिक एंड दैट इक्विपमेंट कन्वर्ट्स दैट साउंड फ्रॉम द इंफ्रासोनिक टू द ऑडिबल रेंज। तो इन चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा। अगर एग्जाम में नहीं भी पता रहता हो, अगर आ जाता तो थोड़ा सा दिमाग को चलाना है। दिमाग को अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो गार्बेज बन जाएगा। उसको इस्तेमाल करो, जितना उसको दौड़ाना है ना। जो अपना बॉडी बना है वो एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी बना है, आराम के लिए नहीं बना है ना। तो उसको दिमाग को भी उसी के लिए बना है, इस्तेमाल करने के लिए, उसको इस्तेमाल करिएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी अर्थक्वेक वगैरह होता है तो अगर आपके घर में कुत्ता उत्ता पाल के रखें तो बेचैन हो जाएगा, एकदम आपको लगेगा कि अननेचुरल बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो इंफ्रासोनिक जो साउंड है उसको सुन चुका है। अर्थक्वेक आने से पहले जो होता है बिफोर शॉक होता है, जो बिफोर शॉक जब रिलीज होता है तो वो सुन चुका होता है, इसलिए वो बेचैन हो जाता है और वहां से वो मेजर कर लेता है। हम और आपको साउंड को सुन नहीं पाते हैं। अगर आप अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को देखेंगे दोस्त, तो बैट जो चमगादड़ है उसको आप देखिएगा कि अपने प्रे का लोकेशन जो है अगर आपके घर में घुस गया तो उसको दिखता उगता नहीं है, अंधा होता है। वो क्या करता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को रिलीज करता है, पर हमको आपको सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि हम लोग के रेंज से बाहर का आवाज है और उसी से वो टकराएगा वापस आएगा, टकराएगा वापस आएगा, तो उससे वो दूरी तय कर लेगा। इसलिए आपको लगता है कि पागल की तरह घूम रहा है चमगादड़। अरे भाई, वो साउंड वेव दे रहा है और टकरा के दीवार से उसके पास वापस आ रहा है। अगर वो खाली जगह पे देगा तो साउंड वेव निकल जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि टकरा के नहीं आया, मतलब ये एरिया खाली है, और फिर वहां से निकल जाएगा। तो चमगादड़ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप व्हेल के केस में देखेंगे तो व्हेल भी करता है और डॉल्फिन वगैरह भी जो है ना, ये भी इसका करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को रिलीज करता है। और जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है सोनार। सोनार आपके बारे में है, आपको पता होना चाहिए, जाकर गूगल करिए और पता होगा कि आपको सोनार कैसे नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है। आप लोकेट करते हैं सोनार के माध्यम से कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैसे क्या है, उसको देखिएगा। पर मैं दो चीज़ के बारे में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव में डिस्कस करना चाहता था कि अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो बच्चा कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, तो आप उसको क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में कौन सा वेव रिलीज करता है, अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज करता है। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड में हायर फ्रीक्वेंसी पर रिलीज करता है। हर टिश्यू जो होता है उस टिश्यू को रिफ्लेक्ट करने की जो प्रॉपर्टीज होती है वेव का अलग अलग होता है, और जब ये रिफ्लेक्ट करके वापस मशीन में जाता है तो हर टिश्यू का अलग अलग रिफ्लेक्ट का है। आर्टरी का अलग है, वेंस का अलग है, हार्ट का, मसल्स का जो 4 चैम्बर है उसका हर टिश्यू अलग अलग रिफ्लेक्ट करके वापस करेगा। और उसी चीज़ को ये डिकोड करके उस बच्चा का, जो गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा है उसका एक पिक्चर बनाता है कि सब ऑर्गन ठीक है कि नहीं। लीवर का करने का अलग है, हार्ट का करने का, रिफ्लेक्ट करने का साउंड का अलग है। तो हर अलग अलग टिश्यू के बाद में वो उसको मैप कर लेता है। दूसरा है कि एक होता है इको टेस्ट, और यही आपका हरियाणा में क्वेश्चन पूछा है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक होता है इको टेस्ट। इको मतलब हो गया साउंड का, अल्ट्रासोनिक जो ऑडिबल अल्ट्रासोनिक जो आपको रिलीज करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी पर रिलीज करेगा, इसी को आप कहते हो इको कार्डियोग्राफी, है ना। इको कार्डियोग्राफी टेस्ट। तो यहाँ पर सब हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव को डालते हैं और इसमें क्या करते हैं, आप इको कार्डियोग्राफी में हार्ट का पिक्चर बना देते हैं और फिर आप देखते हैं कि हार्ट में कहीं छेद तो नहीं है, कहीं कोई आर्टरी ब्लॉक तो नहीं है। इसमें भी वही है कि आर्टरी को रिफ्लेक्ट करने का अलग है, वेंस को रिफ्लेक्ट करने का अलग है, और उसके बाद आप पिक्चर को बनाते हैं और पिक्चर को आप देख पाते हैं और पता करते हैं कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसको आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सोनार के बारे में आपको बता दिए, तो सोनार के बारे में देखिएगा। अब एक क्लासिफिकेशन आप देखिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द साउंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड। स्पीड पर भी एक क्लासिफिकेशन होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो स्पीड पर क्लासिफिकेशन मेरे दोस्त होता है उसको आप मैक नंबर कहते हैं। मैक नंबर होता है कि वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर। स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज यूजुअली हम लोग 331 मीटर पर सेकेंड मान के चलेंगे। स्पीड ऑफ द लाइट कितना होता है, इस लाइट से ज़्यादा स्पीड में कोई चीज़ नहीं ट्रेवल करता है दोस्त। 3 × 10⁸ मैग्नीट्यूड देखो। और एयर में जो नॉर्मल हम मान के चलेंगे वो 331 मीटर पर सेकेंड का मान के चलेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर आप देखिएगा कैसे समझ में आएगा। अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन द मीडियम, मानते हैं कि लिक्विड में है, तो आप उसको प्लॉट कर यहाँ पर लिखिएगा और ये पे निकालिएगा। अगर मैं कहता हूं कि मैक नंबर लेस देन 1 है, मैक नंबर लेस देन 1 है, मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज लेस देन 1। बिल्कुल
इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मीडियम इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर। इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी इन द साउंड इन एयर 331 है, मतलब जो मीडियम में वेलोसिटी ऑफ द साउंड है वो एयर के स्पीड से कम है, मतलब 331 के स्पीड से कम है। और इस सिस्टम को आप जो कहते हो मेरे दोस्त, इसको आप कहते हो कि सबसोनिक सिस्टम है। एक होता है सुपरसोनिक। अगर मैक नंबर 1 से 5 के बीच में है तो आप कहते हैं कि यह सुपरसोनिक मिसाइल है या सुपरसोनिक सिस्टम है, यह सुपरसोनिक सिस्टम है। अगर मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, याद रखिएगा ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये हाइपरसोनिक है। और क्यों बता रहे हैं, ऐसी फालतू का बात नहीं कर रहे हैं, आपके करंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप कहते हैं कि हाइपरसोनिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मीडियम बाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर इज ग्रेटर देन 5। मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मीडियम, जिस भी मीडियम में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में है, इट इज 5 टाइम्स, इट इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर विच इज यूजुअली 331 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट मीडियम इज मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, जो कि रेफरेंस वैल्यू है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर भी एक पिक्चर लिए हैं जो ट्विटर से। आप देखिए कि इंडिया जो है एक मिसाइल बना रहा है, जिस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, और इसके लिए हम लोगों ने एक लैंड एलोकेट किया है। और अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ बाबू हैं, तो राजनाथ बाबू ने इसके लिए लखनऊ में अपना, वो लखनऊ से जीत के आते हैं, लखनऊ और नोएडा के पास, लखनऊ और नोएडा के बीच में इन्होंने एक लैंड एलोकेट कर दिया है कि यहाँ पे ब्रह्मोस एरो स्पेस सिस्टम बनेगा। और ब्रह्मोस जो मिसाइल सिस्टम है, याद रखिएगा कि भारत का अकेला हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। जब भी हम हाइपरसोनिक बोलेंगे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ग्रेटर देन द 5 की बात कर रहा है, मतलब कितने तेजी से मूव करेगा। और इसी हाइपरसोनिक सिस्टम को यूजुअली आप कहते हैं कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब क्या है, आप एशिया में हैं और अफ्रीका में मार कर सकते हैं इस मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसीलिए चाइना ब्रह्मोस से डरा हुआ है कि उसका रेंज इतना ज़्यादा है, इतना स्पीडली वो मूव करेगा कि यहाँ से मारेंगे और उसका बीजिंग चला जाएगा और शंघाई चला जाएगा, जितना उसको एटीट्यूड है उसका नष्ट हो जाएगा। सो ब्रह्मोस विल बी अ सुपरसोनिक मिसाइल, इट विल बी अ हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। और हम लोग इसमें कहा जा रहा है कि 5 से 6 ईयर में तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा बात हो गई है तो आपको बताते चले कि जो ब्रह्मोस है ये है क्या। ब्रह्मोस 2 नदी का नाम है मेरे भाई, और कुछ नहीं, इंडिया और रसिया का है। ब्रह्मोस एक तो ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है, नाम रखा गया है, और चीन की एक नदी है मुस्कावा। 2 नदियों को नाम को मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया है। दैट इज मुस्कावा इज अ रिवर इन द रसिया, और इसी के नाम पर है, और हम रसिया के सहयोग से बना रहे हैं, और रसिया का कुछ जगह भी नहीं ले सकता है। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया मेरे भाई। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जो होशियार लड़का है उसके जहन में आ रहा होगा कि सर साउंड का रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। बिल्कुल साउंड का रिफ्लेक्शन होता है मेरे भाई, जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग है, पर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इन एंड आउट कवर करें, ऊपर से सतही नॉलेज से आप नहीं बना पाइएगा। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूं कि BCW इज अ वेरी गुड चैनल, BCW इज अ वेरी गुड चैनल। अब आपको क्लैरिटी सुनने में किस में आया, पहले वाला में आया। हम लोग का जो कान है दोस्त, ये कान 2 साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको मिनिमम 0.1 सेकंड चाहिए होता है। अगर आप कोई आदमी को देखते हैं कि यार ये बोलता है तो समझ में नहीं आता, इतना फास्ट बोलता है, नहीं हम लोग बोलते हैं कि लबर लबर बोलता है, तो लबर लबर बोलता है मतलब इतना फास्ट बोलता है कि कान डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता कि कौन साउंड आया कौन साउंड गया। तो 2 साउंड के बीच में कान को सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड का उसको समय होना चाहिए, तभी साउंड डिस्टिंग्विश कर पाएगा कान। ठीक है कि क्या कान में हो रहा है। अब मेरे साथ देखिए, ये एक दीवार है मेरे भाई। जब ये एक दीवार है मेरे दोस्त, और आप यहां पर खड़े हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, आप यहां पर मेरे दोस्त खड़े हैं, ठीक है, मानते हैं कि ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस जो है इज d। थोड़ा सा मैथ लगाओ, इतना तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एज सिंपल एज दैट। 2 आवाज को डिस्टिंग्विश करने के लिए मिनिमम 0.1 सेकेंड चाहिए। मानते हैं कि आपने यहां से आवाज भेजी, तो डिस्टेंस d ट्रेवल किया, ये दीवार है, यहां से वापस आएगा। अब यहां से आवाज टकराया और वापस आवाज आना स्टार्ट किया, मेरा रिसीवर ये है।
हम कह रहे हैं कि दो आवाज़ को सुनने में उसको मिनिमम 0.1 सेकेंड रहेगा, तभी वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया दोस्त? डी आवाज़ जाने में और डी आने में, मतलब 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया आवाज़। टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड का टाइम है। स्पीड कितना है? 331 मीटर पर सेकेंड। हम मानते हैं कि एयर में 331 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। अब इसको गुना करो, 331 इंटू इसको इधर ले जाओ तो हो गया। एकदम हम बेसिक से कर रहे हैं ना, अभियंता लोग परेशान मत होना, सबको देखना है ना। 33.1 हो गया इज इक्वल टू 2D। इसको आप लिख लेंगे, इसको आप ये लिख लीजिए 33.1/2 कितना हो गया? 16.5। अगर आपको इको सुनना है तो मिनिमम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछ सकता है और आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपको सुनना है तो 16.5 मीटर की दूरी होनी ही चाहिए। इसीलिए आप जब थिएटर्स वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, आप देखिएगा कि जो थिएटर का जो वॉल होता है उसमें पैडिंग है, दुनिया भर का पैडिंग मटेरियल डाला जाता है। क्यों पैडिंग डाला जाता है? ये आवाज जाए और यहां से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो, क्योंकि दूरी ज्यादा होती है। जो स्क्रीन और वॉल के बीच में दूरी ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन होगा, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसी को आप कहते हैं इको। और एक चीज याद रखिएगा, जब बहुत डायरेक्शन से इको होता है तो इसको आप कहते हैं रिवर्बरेशंस। आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि यहां पर रिफ्लेक्ट ही मत होने दो, तो यहां पर एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल रखो, थर्मोकोल रखो, स्पंजी मटेरियल रखो। जैसे साउंड जाएगा यहीं पर एब्जॉर्ब होगा, साउंड वापस आएगा ही नहीं। जब वापस आएगा नहीं तो इको ही सुनाई नहीं देगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप जंगल में जाते हैं, जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, आप आवाज लगाते हैं, आपको इको सुनाई देता है, क्योंकि डिस्टेंस इज मोर देन 16.5 मीटर एंड देयर इज नो पैडिंग मटेरियल टू एब्जॉर्ब इट बैक। दिस इज द कंसेप्ट एंड माय फ्रेंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कभी भी पाला पड़ सकता है। अभी CDPO वाला में देखिएगा कि वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पूछा है। तो इसीलिए इस तरह से हम लोग चल रहे हैं कि जटिल जरूर है पर कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, समझ आना नहीं आना वो तो अलग चीज़ पर निर्भर करेगा मेरे भाई, पर हम लोग कोशिश भी नहीं करें ये तो बहुत गलत बात है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। ये टॉपिक कठिन है पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अब 2-3 चीज़ देखो, 2-3 फैक्ट को हम लोग याद करेंगे। मतलब फैक्ट क्या है, मतलब याद क्या करेंगे उसको, कंसेप्ट को पहले हम लोग फैक्ट को लिख लेंगे और उसके बाद जो है ना उसको हम लोग कंसेप्ट को डिराइव करेंगे अभियंता लोग के लिए। देखो, वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। टी क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस में है? केल्विन में टेम्परेचर है मेरे भाई। याद रखना कि अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर टी मत पुट करिएगा, देन यू आर गॉन। आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिएगा। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए सिंपल एक उपाय है, 273 से जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? आपको टेम्परेचर इसी तरह से देगा कि एकदम बढ़िया नंबर आपको मिल जाए। तो 7 3 10 300 केल्विन हो गया, है ना। एक चीज़ याद रखिए कि एक फॉर्मूला है जो BPSC खूब पूछता है। अरे एक तो अभी AC बंद करके रखते हैं क्योंकि आवाज़ करता है ना, तो इतना गर्मी हो जाता है कि मत ही कहिए। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 होता है। अगर आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में रहेगा और अगर आपसे पूछता है कि फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो जो भी टेम्परेचर आपको दिया रहेगा सेंटीग्रेड में यहाँ डालिएगा और इसको सिंपल ऑफ मैथमेटिकल जगलरी है इसको करिएगा तो F जो है फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन BPSC खूब पूछा है तो हम लोग तैयार रहेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना बहुत आसान है, सिंपल 273 जोड़ दीजिएगा। अब आप एक सिंपल बताइए, मैं कहता हूँ कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T1, आप इजाज़त देंगे कहने के लिए। मैं कह रहा हूं कि V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक दूसरा टेम्परेचर T2 रहेगा। देखिए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, K × √T1। V2 जो है ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको √T2 लिख लीजिए। अब 1 और 2 इक्वेशन को भाग दे दीजिए। तो अगर आप भाग देंगे तो V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे कैसे क्या हो रहा है इसको हम लोग बाद में डिराइव भी कर देंगे। तो ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पर याद रखिएगा कि टेम्परेचर को हमेशा आप केल्विन में डालिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में मत डालिएगा। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट आपको हम बताए कि जब भी फ्रीक्वेंसी रहेगा, लाइट का हो, आवृत्ति जो है मीडियम के साथ चेंज नहीं करेगा, और यहीं से आपका बहुत आंसर निकल जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। मीडियम के साथ वो चेंज करेगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है। एक चीज़ और याद रखिएगा, साउंड जो है
प्रेशर का साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है अभी हम लोग डिराइव कर देंगे। प्रेशर प्लस फ्रीक्वेंसी नो इफेक्ट ऑन द साउंड। इसको साफ साफ लिखना जरूरी है, इसलिए लिखना जरूरी है कि बाद में स्क्रीनशॉट लेने में जब आपको रिपोर्ट कार्ड देना हो तो होगा ना, नो इफेक्ट ऑन, देयर इज नो इफेक्ट ऑन साउंड। साउंड इससे इंडिपेंडेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से सारा आंसर निकल जाएगा। जो भी आप अटेम्प्ट लीजिएगा, कोई भी पेपर उठा लो यार, हरियाणा घटना चक्र, फटना चक्र, जो भी मार्केट में टेस्ट पेपर है कोई उठा लो, चवन्नी भर का सवाल नहीं लगेगा तो टेलीग्राम में आकर हमको खूब गाली दे देना, है ना। एक भी सवाल अगर छूटेगा, कोई भी टेस्ट पेपर उठा लीजिएगा आप, यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, पिछली बार अगर आप सीडीपीओ का देखेंगे तो सीडीपीओ में एक चीज़ पूछा था कि कैट का हियरिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। कैट का जो हियरिंग फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई, वो है 45 हर्ज से लेके वो सुनता है 64 किलो हर्ज तक। मतलब आप देखिए कि कितना ज़्यादा सुनता है। हम लोग का रेंज क्या है, 20 हर्ज से लेके 20,000 किलो हर्ज तक, मतलब 20,000 हर्ज तक वो सुनता है, 45 से लेके 64 किलो हर्ज तक। एक चीज़ बताइए, अगर कैट पूछा है तो हम एक कदम आगे रहेंगे आयोग से, तो हम लोग डॉग का देख लेते हैं। डॉग में कुछ है ही नहीं, उसको पलटी मार दो। 64 हर्ज से लेके 45 किलो हर्ज तक सुनता है ना। ये कुत्ता सुनता है, कुकुर सुनता है। और ये कैट, बिल्ली जो है, बिल्ली पालता है वो सब देखो भाई, तुम लोग का जो बिल्ली है बड़ा एक्टिव है ना। वो साउंड के इसलिए कहा जाता है कि ही और सी इज़ हैविंग द कैट ईयर्स, है ना। उसका रेंज बहुत हाई है। बिल्ली का कान मतलब होता है उसका, सी इज़ हैविंग अ कैट ईयर्स, मतलब बहुत दूर का, मतलब आप फुसफुसा भी रहे हैं तो सुन लेगी। तो इस तरह का होता है, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। तो डॉग का भी थोड़ा सा देख लो। अब एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, अगर आप कभी कहते हैं कि यार मौसम में बड़ा ह्यूमिड है, मतलब क्या है, मौसम चिपचिपा है। चिप हिंदी में लिखने में दिक्कत हुआ इसलिए लिख दिया, चिपचिपा है। मौसम चिपचिपा है मतलब क्या हो गया, मौसम में वाटर वेपर की कंटेंट ज़्यादा है, तभी तो आप देखते हैं कि उमस हो रहा है, वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा है। अब आप मुझे बताइए कि स्पीड ऑफ द साउंड इन ह्यूमिड एयर इज लेस देन द स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर, या क्या रिलेशन होगा। ये ड्राई एयर है, आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ड्राई एयर में स्पीड ऑफ द साउंड ज़्यादा होगा, पर स्पीड ऑफ द साउंड जो है इसमें ज़्यादा होगा। कौन सा कलम लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप एग्जाम में आपको प्रॉम्प्ट करेगा मारने के लिए कि आप उसको हिट करिए, बट यू विल गो रॉन्ग माय फ्रेंड। स्पीड ऑफ द साउंड इन द ह्यूमिड एयर इज मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड इन द ड्राई एयर, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। हाउ? अगर आप ह्यूमिड एयर आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ह्यूमिड एयर में क्या है, वाटर वेपर है। वाटर वेपर का नेचर क्या है, लिक्विड है। ड्राई एयर है, इसमें लिक्विड की मात्रा कम है या नगण्य है। हमने क्या बताया कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन सॉलिड is more than the velocity of the sound in the liquid is more than the velocity of the sound in the gas। अगर इस एयर में, ह्यूमिड एयर में लिक्विड ज़्यादा है, इसका मतलब कि लिक्विड ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द लिक्विड ज़्यादा रहेगा। वेलोसिटी ऑफ द गैस में, ड्राई एयर में तो लिक्विड का कंटेंट तकरीबन 0 होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रिलेशन से आपने ये डिड्यूस कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द ह्यूमिड एयर इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द ड्राई एयर। और ये जो क्वेश्चन है ये आईएएस वाले एग्जाम में 1995 में पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। कैन बी रिपीटिशन, है ना, आपसे पूछ सकता है। अब जो इंजीनियर लोग हैं, आपसे हम कमिटमेंट कर चुके हैं तो आपसे कैसे भागेंगे। अब देखो आपके लिए कुछ कर देते हैं। देखो आप तो मानेंगे नहीं, आपका आत्मा को संतुष्टि मिलेगा कि आपने बोल दिया कि सर वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है वो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। और जो मैकेनिकल वाला है वो तो और परेशान हो गया होगा, क्योंकि वो तो पढ़ के आया है कुछ ना कुछ। वो बोलेगा कि भाई ये बताइए कि हम तो अपने इंजीनियरिंग में ये पढ़ के आए हैं कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है वो होता है गामा। क्या होता है दोस्त, एडियाबेटिक कांस्टेंट। एयर के लिए एडियाबेटिक कांस्टेंट जो होता है यूजुअली फिक्स्ड होता है 1.4। नॉन साइंस वाला मत देखो, कोई फायदा नहीं है। इनटू पी बाई रो। पी क्या है, प्रेशर और रो डेंसिटी है। तो आप कह रहे हैं कि प्रेशर से इंडिपेंडेंट है और फॉर्मूला कह रहा है कि प्रेशर से डिपेंडेंट है, पर मेरे दोस्त तुम गलत हो, क्योंकि जो रो है इट इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ द प्रेशर। दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दिस रो इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर। अब देखो कैसे हम आइडियल गैस की बात करेंगे, तो आइडियल गैस में आप क्या करते हैं, PV इज इक्वल टू MRT। अभी भी बहुत लोग परेशान होगा, बोलेगा कि PV इज इक्वल टू, हम तो NRT पढ़े हैं। ये R अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ले लोगे और
आर एक हर गैस का अलग अलग आर है, पर आर एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस आर एंड दिस आर, है ना। तो इसको आप जब डिड्यूस करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी हो गया। तो इसको आप लिखिए पी इज इक्वल टू एम बाई वी करोगे तो एम बाई वी क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तो एम बाई वी इज रो इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो एम बाई वी, एम क्या हो गया यार, वही हो गया केजी, और वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का ही तो यूनिट है। तो अब डालो इसमें, चवन्नी भर का सवाल है, चवन्नी भर का कैलकुलेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है, पर आप लोग के लिए करना ही पड़ रहा है। पी को क्या लिख दोगे, आइडियल गैस के लिए रो आर टी लिख दो, नीचे क्या लिखोगे, रो 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 कट गया, भी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ गामा आर टी। गामा क्या है, कांस्टेंट है गैस के लिए, आर क्या है, एयर के लिए कांस्टेंट है, तो गामा इंटू आर कांस्टेंट है। इसका मतलब भी इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू रूट ऑफ टी। कांस्टेंट को अभी हम आपको क्या बताए, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यही तो है, और यही तो हम ऊपर से बनाए। तो कहां पे प्रेशर आ रहा है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो यहां पे मत जाइएगा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यही तो हमने यहां पर लिखा है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, फिर v1 बाई v2 करके हमने ये रिलेशन निकाल दिया, और फिर हमने आपको कह दिया कि प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है और फ्रीक्वेंसी हर मटेरियल का अलग है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल ही है। अगर जो देखना चाहते हैं उसको देख लीजिएगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा चवन्नी भर के उड़ा देना, दुनिया का कोई क्वेश्चन देखो दोस्त। अगर नहीं बनेगा टेलीग्राम ग्रुप में जस्ट टेक अ फोटो